एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 15, 16, 17, 18 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013। मैंने पूरी वीडियो इससे पिछले के सेक्शन जो है मैंने कवर कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेक्शन 15 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ ए कंपनसेशन। जैसे कि जब सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेंट फाइल की विक्टिम ने या एग्रीव्ड वुमेन ने, उसके बाद इंक्वायरी हुआ। इंक्वायरी करने के बाद जो पर्सन है, वो जो अक्यूज्ड है, वो गिल्टी पाया गया, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए कंपनसेशन क्या होगा, ये बात करता है सेक्शन 15। बात करता है कि किस चीज से हम डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कितना कंपनसेशन हम देंगे एक विक्टिम को या अग्रीव्ड वुमेन को। When deciding how much compensation the women should get, the committee or a court will consider the factors like कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको डिटर्मिनेशन किया जाएगा, जो कंसिडर किया जाएगा कि कितना वो मेंटल ट्रॉमा सफर की है सेक्सुअल हरासमेंट से, उसको कोई इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है जब इस जो सेक्सुअल हरासमेंट को वो गो थ्रू हुई है, उसके कितने सेक्सुअल हरासमेंट के वजह से उसका लॉस ऑफ करियर कितना हुआ है, ठीक है, उसके अपॉर्चुनिटीज कितने मिस हुए हैं इसके वजह से, सेक्सुअल हरासमेंट के वजह से, मेडिकल एक्सपेंसेस क्या हुए हैं, फिजिकल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जो हुआ है, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट होता है ना तो केवल फिजिकल इंजरी नहीं होता है, मेंटल ट्रॉमा भी होता है किसी वुमेन को। तो उस चीजों को देखते हुए कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या डिटर्मिनेशन होगा, क्या कंपनसेशन होगा जो हम एक अग्रीव्ड वुमेन को देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि फिजिकल रेप हुआ किसी लड़की का, या तो उसके फिजिकल इंजरी भी तो हुए, तो उसको उस फैक्टर्स को देख के रखा जाएगा। हो सकता है कि वो ट्रॉमा में चली गई, उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है, तो वो सब फैक्टर्स को देखते हुए कंपनसेशन जो होगा ग्रांट होगा, ठीक है। वेदर द रिस्पोंडेंट एक्ट इन हार्श, इररिस्पॉन्सिबल और क्रूवल वे, जैसा भी जो रिस्पोंडेंट है वो प्लेंटिफ के साथ किया है हार्श तरीके से, इररिस्पॉन्सिबल वे में, क्रूवल वे में, ब्रुटैलिटी से, तो ये सब जिस तरीके से किया है उसको सेक्सुअल हरासमेंट वो फेस किए, पेन वो उसने सहा है, मेंटल ट्रॉमा सहा है, तो उस फैक्टर्स को देखते हुए डिटर्मिनेशन होगा। ऐसा नहीं कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि हम इस केस में ऐसा करेंगे, नहीं, डिपेंड्स अपॉन द एवरी केस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड द ग्रेविटी ऑफ द केस, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें सेक्शन 16, यस आपका सेक्शन 15 हो गया, सेक्शन 16। सेक्शन 16 जो बात कर रहा है ना, वो बात कर रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी की। एक आपको पता है कि जब भी कोई केस होता है रिलेटेड टू विमेन, या कह सकते हैं कोई भी ऐसा केस जो जैसे कि रेप हुआ, उसमें हम क्या करते हैं कि विक्टिम का नाम नहीं हम पब्लिक करते, क्योंकि इससे क्या होता है प्राइवेसी, और फिर उसके जो उसके मोरालिटी नहीं, उसके हो सकता है कि उसका जो हम इंफॉर्मेशन लीक करें वो सर्कुलेट हो जाए, फिर उसका कहीं ना कहीं उस इंसान को थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। इसीलिए जो है ये कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना पड़ता है कि हम किसी भी अग्रीव्ड वुमेन का, अगर उसका हम जो है, हम उसका जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो सब चीजें हम नहीं शेयर करते हैं, ठीक है। तो होता है क्या है कि प्रोहिबिट्स द पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट ऑफ कंप्लेंट एंड आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ ए अग्रीव्ड वुमेन। जैसे कि आपको पता है कि निर्भया केस में, निर्भया केस जो है किसी और, निर्भया नाम नहीं था रियल नाम, उसका रियल नाम कुछ और था। सेम ऐसे विशाखा जो भंवरी देवी का रेप हुआ था, भंवरी देवी नाम था, लेकिन हम उस केस का विशाखा रखे, क्योंकि कोर्ट जो है ना इस चीज को पब्लिक नहीं करती है, क्योंकि किसी के रेपुटेशन को हर्ट हो सकता है। किसी के रेपुटेशन में, मान लीजिए किसी लड़की का रेप हुआ, हम उसको पब्लिक कर दे रहे, तो उस लड़की पे कितना इफेक्ट होगा, हो सकता है कि लोग उसका यूज कर सकते हैं, गलत इमेजेस कुछ भी बनाते हैं, तो इसलिए कोर्ट क्या कर सकती है, उसको प्राइवेटली होल्ड करती है, या जो ये प्रोहिबिशन दिया गया है, स्टैट्यूट जो बताता है आपका, कहता है कि हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते, कोई भी पब्लिकेशन नहीं करेंगे। Respondent and the witness and information related to conciliation, inquiry proceeding, recommendation of the internal local committee, action taken under
कोई भी विटनेस हो, रिस्पोंडेंट हो, अग्रीव्ड वुमेन हो, हम किसी का जो है नेम पब्लिश नहीं करेंगे, कंटेंट पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पेनाल्टी फॉर ए पब्लिकेशन और मेकिंग अ नोन कंटेंट ऑफ ए कंप्लेंट इंक्वायरी प्रोसीडिंग। अगर कोई भी इंसान ब्रेक करता है रूल को, सेक्शन 16 जो आपका किस पे बात कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहा है, अगर कोई भी सेक्शन 16 के रूल्स को ब्रेक करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, शेयरिंग द प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, एंड दे कैन बी पेनलाइज अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल। आपको पता है कि कोई भी कंपनी की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस रूल होता है, जैसे रेलवे में जो काम करता है उनका भी सर्विस रूल होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्विस रूल होता है, तो उसको उसके तहत क्या होगा, पेनलाइज्ड किया जाएगा। इफ दोनों सर्विस रूल, द अदर डिसिप्लिनरी एक्शन एज ए प्रिस्क्राइब अंडर दिस एक्ट विल बी टेकन। अगर कोई भी प्रिस्क्राइब रूल नहीं है, सर्विस रूल नहीं है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो जो है एक्शन लेगा अंडर दिस एक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 बात करता है अपील की। हमको पता है अपील क्या होता है। अपील ये होता है कि मान लीजिए कि कोई भी जजमेंट से अगर हम लोअर कोर्ट के जजमेंट से हम खुश नहीं होते तो हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं। अपील क्यों करते हैं, ताकि रिवर्स कर सके हमारे डिसीजन को, हमारे हक में डिसीजन आए। तो कोई भी, जैसे इफ एनीवन विमेन रिस्पोंडेड और एनी अफेक्टेड पर्सन, एनी अफेक्टेड का पर्सन का यहाँ ये मतलब है कि इस केस में जो भी अफेक्टेड पर्सन है जो अपने केस से खुश नहीं है, वो जाके क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। द फाइंडिंग ऑफ इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी, ठीक है। द पेनाल्टी इज गिवन आफ्टर द फाइंडिंग, द लैक ऑफ एक्शन टेकन आफ्टर द फाइंडिंग, दे कैन अपील विद इन द 90 डेज। 90 डेज का टाइम होता है हमारा, अपील पीरियड का जो टाइम होता है वो 90 डेज होता है। मतलब अगर हम लोअर कोर्ट से एक जगह से हम अगर नहीं खुश हैं जजमेंट से, तो हमारे पास 90 डेज का ड्यूरेशन होता है कि हम यहाँ पे अपील कर सके। अगर वो लैप्स हो गया तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका खत्म हुआ पोश एक्ट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।